हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज का हमारा विषय है लिंग, वचन और कारक, पाठ 5 कक्षा चौथी, यानी कि कक्षा चौथी का 5वां पाठ है लिंग, वचन और कारक। सबसे पहले हम लिंग के बारे में जानेंगे कि लिंग क्या होता है। लिंग शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। यानी कि शब्द के जिस रूप से, अर्थात शब्द के पढ़ने से या शब्द के देखने से हमें ये पता चल जाए कि यह स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराता है। यानी स्त्री और पुरुष जाति में से किसी का भी बोध हो तो वह क्या कहलाएगा? लिंग कहलाता है। जैसे शेर, घोड़ी, लड़की, माता, बैल आदि। यहाँ पर मैंने उदाहरण के तौर पे जो लिखे हुए हैं इनमें ये सबसे पहला है शेर। शेर से हमें किस जाति का बोध हो रहा है? पुरुष जाति का, यानी पुल्लिंग का। यानी कि इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये किस चीज को दर्शाता है? लड़के को। ठीक है। इसके बाद है घोड़ी। घोड़ी है, यह स्त्रीलिंग है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यह कौन सी जाति को दर्शाता है? यह लड़की या स्त्री जाति को दर्शाता है। नेक्स्ट है लड़की। लड़की अभी भी मैंने बताया था, तो ये कौन सी जाति है? यहाँ पे स्त्री जाति है। माता। माता यहाँ कौन सा लिंग है? यानी कि यहाँ पर जो माता है वह स्त्री जाति का बोध करवाता है, ये स्त्रीलिंग है। ये बैल। बैल से हमें किस चीज का बोध हो रहा है? कि लड़के का। ठीक है। तो ये लड़का किस चीज को दर्शाता है? पुरुष जाति को। तो हमें इन एग्जाम्पल से पता चल गया है कि जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वह दर्शाते हैं लड़की या स्त्री को, और जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो दर्शाते हैं पुरुष को या लड़के को। ठीक है। यानी कि शब्द के जिस रूप से हमें स्त्री का भी बोध हो और पुरुष का भी बोध हो वही क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। नेक्स्ट है लिंग के भेद। लिंग के कितने भेद होते हैं? 2। लिंग के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 है पुल्लिंग और नंबर 2 है स्त्रीलिंग। अब इनके बारे में जानेंगे कि पुल्लिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग क्या होता है। पुल्लिंग शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। अर्थात क्या बताया गया है कि शब्द के जिस रूप से, यानी कि किसी शब्द के पढ़ने से हमें केवल और केवल किसका बोध हो? पुरुष जाति का बोध हो, यानी लड़के का बोध हो, तो वह क्या कहलाता है? पुल्लिंग कहलाता है। जैसे चाचा, धोबी, बकरा, लड़का। यानी कि ये सारे शब्द हैं, ये किसको दर्शाते हैं? आदमी को दर्शाते हैं, मैन को दर्शाते हैं, लड़के को दर्शाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अर्थात यहाँ पे क्या बताया गया है कि किसका बोध हो? स्त्री जाति का। जिस शब्द से हमें स्त्री जाति का पता चले, लड़की का पता चले, एक औरत होने का पता चले, तो वह क्या कहलाता है? स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने लिखे हुए हैं, जैसे ऊपर चाचा लिखा हुआ था, नीचे क्या लिखा हुआ है? चाची। चाची, धोबी, बकरी, लड़की आदि। यानी कि इन सब से हमें किसका बोध हो रहा है? औरत, ये स्त्री या लड़की का बोध हो रहा है। ठीक है। ये तो था हमारा लिंग। अब चलते हैं, नेक्स्ट है वचन। वचन किसे कहते हैं? वचन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। वचन शब्द के जिस रूप से संख्या के एक या अनेक, अनेक क्या होता है? एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। यानी कि कोई भी शब्द है उसको पढ़कर हमें ये पता चले कि ये जो वस्तु है या कोई भी व्यक्ति, प्राणी, जो भी चीज है, यानी जो भी संज्ञा है वह किसको दर्शाता है? या तो एक को दर्शाता है या फिर अनेक, यानी एक से अधिक को दर्शाता है। ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। यानी कि वचन के अंदर क्या आता है कि वह एक भी हो सकता है और अनेक भी हो सकता है। जैसे मेज। मेज यहाँ पर क्या है? एक है। ठीक है। इसके बाद है मालाएं, यानी कि ये एक से अधिक हैं। सड़क। सड़क एक है। लड़के। लड़की कितने? बहुत सारे, यानी एक से ज्यादा आदि। यानी कि जो वचन होता है वह एक को भी दर्शा सकता है और अनेक को, एक से अधिक को। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसके वचन के भेद। वचन के भी कितने भेद होते हैं? 2। वचन के 2 भेद होते हैं। कौन से होते हैं? नंबर 1 है एक वचन और नंबर 2 है बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है कि एक वचन, यानी कि जब शब्द को हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें इस चीज का ज्ञान हो, इस चीज का बोध हो
कि वह किसी भी एक ही चीज को दर्शा रहा है, वह किसी सिंगल वस्तु को दर्शा रहा है। जैसे लड़का, लड़का लिख दिया हमने यहाँ पे, तो लड़का लिखा हुआ है, इसका मतलब वह एक ही लड़के को बता रहा है। इसके बाद घोड़ा, खिड़की, यानी कि ये सारी चीजें क्या हैं, एक ही हैं। नेक्स्ट है हमारा बहुवचन, शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का या अनेक होने का बोध हो वह क्या कहलाता है, बहुवचन कहलाता है, यानी कि उसे क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, घोड़े, खिड़कियां, मैंने पहले लिया था यहाँ लड़के, लड़का, उसी का हमने यहाँ बहुवचन क्या बना दिया, लड़के, घोड़ा, घोड़े, खिड़की, खिड़कियां, यानी कि एक से हमने अधिक भी यहाँ पर बनाकर दिखा दिया है। नेक्स्ट हम, ये तो था हमारा लिंग और वचन के बारे में जो हमने पढ़ा। नेक्स्ट है हमारा कारक। कारक क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया अथवा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ पता चले उसे कारक कहते हैं। यानी कि कारक क्या होता है, कारक वह होते हैं जिनका संबंध अर्थात जिनका लिंक है वह क्रिया के साथ, क्रिया क्या होती है, कोई भी काम, उसके साथ या वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ, दूसरे शब्द यानी कि वहां पर कर्म भी हो सकता है, क्रिया भी हो सकती है, काम को करने वाला भी हो सकता है, किसी वस्तु के द्वारा काम किया जा रहा है वह भी हो सकती है, वो वाक्य में दूसरे शब्द हो सकते हैं। तो कारक की परिभाषा थी संज्ञा या शब्द के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया या वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ होने का पता चले या पाया जाए वह कारक कहलाता है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, राम ने रावण को बाण से मारा। अब हमें ये पता हो जाए कि जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, राम ने रावण को बाण से मारा, ठीक है। अब अगर हमने ये चीज यहाँ नहीं लगाई होती, ये चीज अगर यहाँ नहीं लगाई होती तो सेंटेंस हमारा यानी कि वाक्य है वो क्या बनता, राम रावण बाण मारा। यानी कि जो ये वाक्य बन रहा है ये हमारा अस्पष्ट है, यानी कि इससे हमें किसी भी चीज का कोई भी कंप्लीट मीनिंग नहीं मिल रहा है। तो जो बीच में जो ये चिन्ह लगाए जाते हैं, जो ये चिन्ह लगाए जाते हैं, ने, को, बाण, ये चीज क्या कहलाती है, हमारे चिन्ह या प्रसर्ग, ठीक है, जिनसे हमारा वाक्य है वो पूरा होता है। इसके बाद है कारक के भेद। कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं कारक के, 8 भेद। अब हम इन 8 भेदों के बारे में पढ़ेंगे और इनकी जो चिन्ह जो प्रसर्ग होते हैं उनके बारे में। पहला है हमारा कर्ता कारक। कर्ता कारक के जो चिन्ह होता है, प्रसर्ग होता है, वो क्या होता है, ने। प्रसर्ग का पता चल गया, यानी कि जितने भी कारक होते हैं उन सब का अपना अपना चिन्ह होता है, यानी कि इन चिन्हों के द्वारा ही हम इन कारक का प्रयोग है वो वाक्य में करते हैं, ठीक है। जैसे कि कर्ता ने, कर्ता का जो चिन्ह है वो क्या है, ने का है। उसके बाद है कर्म कारक, जो कर्म कारक है उसका चिन्ह क्या है, को है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कर्ण कारक। कर्ण कारक का चिन्ह क्या होता है, से या द्वारा, यानी कि से या द्वारा, इसमें किसी भी साधन के अर्थ में इस चीज को माना जाता है। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ था, राम ने, राम क्या है, कर्ता, यानी कर्ता कौन होता है, काम को करने वाला। रावण को, रावण क्या है, यानी जिसका इसके ऊपर ही सारा ये वाक्य हमारा निर्भर करता है, तो ये क्या है, कर्म, यानी रावण को, इसकी विभक्ति लगा दी हमने, कर्म, कर्ता ने कर्म को, हमने दोनों विभक्ति लगा दी। उसके बाद है कर्ण कारक से, मैंने अभी अभी बताया, से और या द्वारा, ये किसके अर्थ में आते हैं, ये साधन के, यानी कि किसी चीज के द्वारा, किसी साधन के द्वारा जो काम किया जा रहा है। तो यहाँ बाण से, यानी जो साधन है वो क्या है, बाण है, बाण से मारा, ठीक है। यानी कि हमारे एक ही सेंटेंस में ये तीनों कारक कंप्लीट हो रही हैं, तो हमारी ये तीनों विभक्तियां एक ही सेंटेंस में प्रयोग हो रही हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारा अपादान कारक। अपादान कारक के लिए आता है को या के लिए। जैसे कि यहाँ मैं बोलूं, रमा अपने भाई के लिए खाना लाती है, तो क्या है इसमें, भाई के लिए खाना लाती है, यानी उसका जो प्रभाव है वो क्या हुआ, अपने उसके कारक का जो विभक्ति है वो कौन सी है, यहाँ पर के लिए या को, ठीक है। जैसे कि
जो रमा है वो अपने भाई के लिए खाना ला रही है, यानी कि यहाँ के लिए प्रयोग हो गया। अब मैं यही सेंटेंस हो के रूप में प्रयोग करूं, रमा भिखारी को भोजन देती है, यानी तो वो भिखारी के लिए ही लेके गई ना, तो इन दोनों का मीनिंग यहाँ पर सेम मिलता है, यानी के लिए या उसको देती है। ठीक है, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पांचवा है अपादान कारक। अपादान कारक की जो चिन्ह है वो क्या है, से यानी कि यहाँ पर अलगाव के अर्थ में, अलगाव यानी कि अलग होने के अर्थ में ये विभक्तियां यूज होती हैं। अपादान कारक का उदाहरण मैं यहाँ पर देती हूँ कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यानी कि जो पत्ते हैं वो क्या हैं, वृक्ष से, पेड़ से अलग हो रहे हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देना चाहूंगी मैं कि हिमालय से गंगा निकलती है, यानी कि जो गंगा है वो किससे निकल रही है, हिमालय से, यानी कि वो हिमालय से अलग हो रही है। ठीक है, ये तो था हमारा अपादान कारक। इसके बाद है हमारा संबंध कारक। संबंध कारक में विभक्ति होती है, यानी चिन्ह होते हैं, कौन से होते हैं, का, के, की, रा, रे, री। जैसे मोहन सोहन का भाई है, ठीक है, ये है पुस्तक राम की है, यानी कि इनका एक दूसरे के साथ संबंध है। वह मेरा भाई है, वह पुस्तक मेरी है, ये मेरे माता पिता हैं। तो यानी कि इनके द्वारा मैंने का, के, की, रा, रे, री का प्रयोग करके अभी अभी जो आपको सेंटेंस बताए हैं वो संबंध कारक के ही उदाहरण है। उसके बाद है हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की जो चिन्ह है, प्रश्न है, वो क्या है, में या पर, यानी कि अधिकरण कारक के जो एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊं तो जैसे कि मेज पर बिल्ली बैठी है, यानी मेज के ऊपर क्या है, बिल्ली बैठी है, यानी कि बॉक्स में कुछ वस्तुएं रखी हैं, यानी कि वो बॉक्स के अंदर हैं, बॉक्स में कुछ वस्तुएं रखी हैं। उसके बाद है हमारा संबोधन कारक। संबोधन कारक में हे, अरे, ओ आदि, यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि किसी का संबोधन करते हैं, यानी हम किसी को कुछ भी जो कहकर पुकारते हैं, बुलाते हैं, वो चीज। जैसे हे राम आज कितनी गर्मी है, हे का सेंटेंस हो गया। उसके बाद अरे, अरे इधर आओ। तो इसी प्रकार हम जब किसी को भी बुलाते हैं, किसी को भी पुकारते हैं, तो इस संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये तो थे हमारा कारक और कारक के भेद। अब इनमें से आपको जो लिंग वचन कारक का जो चैप्टर मैंने अभी अभी करवाया है इस वीडियो के द्वारा, कहीं भी कोई भी अगर आपको डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।